आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है नून लीग ज़ेरे आताब, नवाज शरीफ के तल्ख जवाब, हुकूमत कैसे करेगी हिसाब, सियासी जमातों में जमहूरियत क्यों नहीं है, वजीर आजम का नोटिस, क्या गंदुम बहरान पैदा होने वाला है, बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 मुल्जिमान क्यों बरी हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब किया है। इस खिताब में उन्होंने जहां पार्टी की आदत को हिम्मत और हौसले का दर्ज दिया है, वहीं सियासी मंजरनामे के हवाले से मजीद इंकशाफात भी कर डाले हैं। एक जानिब नवाज शरीफ के बयानी में सख्ती आ रही है, कारकुनान को तगड़ा होने का मशवरा दिया जा रहा है, दर्ज दिया जा रहा है कि हौसलामंद रहें। वहीं साबिक वजीर आजम के खिलाफ हुकूमती रद्द-ए-अमल भी शदीद होता चला जा रहा है। इस खिताब की तफसील कि उन्होंने आज के खिताब में अपनी पार्टी के कारकुनान से खिताब करते हुए क्या कहा है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, इस हवाले से तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे कबल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों पर होने वाली अहम समाअत पर बात करते हैं। गुज़श्ता समाअत के दौरान भी अदालत वारंट की तफसील के लिए वक्त दे रही थी। इस हवाले से उनको कहना था कि ड्यू प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए ताकि मुल्जिम न रहे। केस की समाअत के दौरान आज जब समाअत शुरू हुई है तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि कल मुल्जिम आए तो ये ना कहे कि उसे मालूम नहीं था। मुल्जिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है, वहां बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। यह निहायत शर्मनाक बात है। इस मामले पर अदालत फैसला देगी। अदालत का यह भी कहना था कि कल नवाज शरीफ वापस आकर यह नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं है। वो कल यह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते कि मुझे मौका नहीं दिया गया। उनका बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। क्या हम लिख सकते हैं कि मुल्जिम नवाज शरीफ कहीं रूपोश हुआ है? आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या फिर नहीं जाने देना। जितनी कोशिश एक मुजरिम को वारंट पहुंचाने में लग रही है, कई साइलिन को रिलीफ दिया जा सकता है। अदालत, हुकूमत, दफ्तर खारजा और हाई कमीशन मिलकर एक वारंट की तामील करा रहे हैं। कबल अज़ीज़ समाअत के आगाज में एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने साबिक वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील की रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा दोबारा वारंट की तामील के लिए गया, लेकिन अपार्टमेंट्स पर मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर अदालत ने कहा कि हमने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। देखना यह है कि क्या जानबूझकर अदालती कार्रवाई से फरार इख्तियार किया जा रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वारंट की तामील के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर राव अब्दुल हन्नान एवनफील्ड अपार्टमेंट्स गए, लेकिन वहां मौजूद शख्स वारंट लेने से इनकारी था, जिसके बाद नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने की हर मुमकिन कोशिश की गई। अब यह सवाल जन्म लेता है कि हुकूमत नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील में नाकाम क्यों दिखाई दे रही है। क्या हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में संजीदा है भी या फिर नहीं? नवाज शरीफ को कैसे वापस लाया जा सकता है? वो क्या प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए और क्या है जहां पर लैप्सेस मौजूद हैं? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त लंदन से क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफीक साहब आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरखास्तों पर आज समाअत हुई है। उस पर बताया गया कि नवाज शरीफ के वारंट्स की तामील में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। कहीं बताया जा रहा है कि काउंटी कोर्ट के जरिए से कोशिश की गई कि वारंट्स की तामील कराई जाए। फिर यह कहा गया कि हमने कॉमनवेल्थ ऑफिस से राब्ता किया है और कॉमनवेल्थ ऑफिस ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की को मजाज नहीं है, यानी इस हवाले से को हमारा इख्तियार नहीं है। तो क्या वजह है शफीक साहब, तरीकाकार क्या होता है और ये वारंट्स की तामील क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक? जी, सबसे पहले रियान साहब जो आप जिक्र कर रहे हैं कि वारंट्स की तामील का, जो वारंट्स होते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो हमारी यहाँ के यूके की प्रैक्टिस है, उसमें वारंट्स की तामील नहीं होती, उसकी एग्जीक्यूशन होती है। और जो अरेस्ट वारंट्स हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना है अथॉरिटीज ने। जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू द यूके लॉ नहीं है, क्योंकि अब किसी बंदा जो भी फ्यूजिटिव है या कन्विक्टेड पर्सन है या अक्यूज पर्सन है, इन नवाज शरीफ के केस में अब हम स्पेसिफिक एक केस की बात कर रहे हैं कि ये कन्विक्टेड पर्सन है, और जो कन्विक्शन वारंट्स होते हैं और इनको एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इस वक्त जो है हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही। जब तक के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा
तो कोई भी इनको अरेस्ट वारंट्स के लिए इंटरटेन नहीं तो करेगा। बताइए कि प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बताया ये भी गया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में एक शख्स जो वहां पर आया, कोई एडी नामी शख्स था, उसने वो वारंट्स वसूल करने से इनकार कर दिया और उसके बाद अदालत में भी यही बताया गया है कि वहां पर उनके रिहाइशगाह पर भी, उनके अपार्टमेंट के ऊपर भी कोई वारंट वसूल नहीं कर रहा है। तो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वहां पर उनकी तामील नहीं हो रही, कोई वसूल नहीं कर रहा है। क्या प्रोसीजर होता क्या है जो आप कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? जी, नंबर 1, जो आप वारंट्स की वसूली की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि वारंट्स की जो वसूली नहीं होती, वो एग्जीक्यूशन होती है। नंबर 1, एग्जीक्यूशन में क्या है कि वो अथॉरिटीज लेके जाती हैं और वो बंदे को वहां पे जो भी पर्सन है जिसके नाम के वारंट्स हैं, उसको अरेस्ट किया जाता है फॉर्मली, और उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, और फिर विद इन 24 आवर्स जो एज सुन एज पॉसिबल उसको जो है ना कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और पूरे यूके में जो सबसे सारे केसेस जितने भी वो जो होते हैं एक्स्ट्राडिशन के मैटर, वो वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां पे लेके जाए जाते हैं। और जो प्रोसीजर जो पाकिस्तान को फॉलो करना है, जो भी कोई भी और कंट्री है जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है, इसको हम रिक्वेस्टिंग स्टेट कहते हैं, जो कि यूके से किसी भी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं इन देयर ओन कंट्री टू देयर ओन कंट्री। ये जो जितनी भी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट होती हैं, इसमें इंटरनेशनल जो लॉ है वो एक से ज्यादा कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ जो प्रिवेल करता है। और इसमें एक रिक्वेस्टिंग स्टेट होती है और दूसरी स्टेट होती है जहां पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जहां पे बंदे ने पनाह ली हुई है या जहां पे बंदा इस वक्त मौजूद है, जो कन्विक्टेड पर्सन है या अक्यूज्ड पर्सन है। और हम स्पेसिफिक एक केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कन्विक्टेड पर्सन है और हम उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कन्विक्शन वारंट जो है ना वो आने हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट जो पर्सन स्पेसिफिक हो वो करके उनको वापस लाया जा सकता है। और इस केस में क्या तासुर ये है कि हुकूमत खुद नहीं चाहती है, क्योंकि यकीनन रिक्वेस्टिंग स्टेट को ये मालूम तो होगा कि ऐसी अरेंजमेंट भी कोई मौजूद है और इसको करके भी वापस लाया जा सकता है। तो क्या पाकिस्तान नहीं चाहता है इस हवाले से कुछ सीरियसनेस ये रिक्वेस्टिंग स्टेट के एंड पर नहीं है? ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, मैं उसको समझता हूँ। मैं एज अ लीगल पर्सन मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप इसको ब्रॉडर सिनारियो में देखें तो ये आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि शायद स्टेट इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा ये है कि या शायद उनको नॉलेज नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारा ओवरऑल एग्रीमेंट मौजूद नहीं है तो हम एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं। सो ये दो ही ऑप्शंस, इसमें से दो ही या कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं, या नॉलेज नहीं है या आप इसमें सिंसियर नहीं है रिक्वेस्ट में। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शफीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, अगर आप सिंसियर हैं तो इसमें एग्रीमेंट करें, और एग्रीमेंट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूं कि आप ये मत समझे कि यूं ही आपका एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप किसी भी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। नहीं, देयर इज अ प्रोसीजर टू फॉलो आफ्टर द एग्रीमेंट, कि आप वो वारंट्स जो हैं वो जहां पे जो होम सेक्रेटरी है वो वारंट्स को फिर जज को डायरेक्ट करेगा। वो अंडर सेक्शन 71 जो भी वारंट्स अरेस्ट हैं वो जज के पास जाएंगे, और जज अगर एविडेंस जो है उसकी सपोर्टिंग एविडेंस जो है उस पे वो कायल हो जाता है तो वो वारंट्स जो उसको बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो ही वो वारंट्स जो है वो मुतलका पुलिस जो है एग्जीक्यूट करेगी, वो पर्सन जो कन्विक्टेड पर्सन है, इसमें हम जो बात कर रहे हैं, उसको अरेस्ट किया जाएगा फॉर्मली अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट के सामने लेके जाया जाएगा। अब अगली बात जो है कि जो प्रोसीजर है कोर्ट में क्या होगा। कोर्ट में सबसे जो एक्स्ट्राडिशन पे कुछ बार्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003 उसमें डिफाइन किए गए हैं, और जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि वहां पे 2 प्रोसीजर है। नंबर 1 है कि नंबर 1 जो पार्ट 1 जो डील करता है जो यूरोपियन कंट्रीज की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट है, और पार्ट 2 है वो अदर कंट्रीज को जो रिक्वेस्ट है उनको एंटरटेन करता है। जब आपका एग्रीमेंट स्पेसिफिक पर्सन का हो जाएगा तो देन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003 का पार्ट 2 जो है आपको एंटरटेन करेगा। और जो एक्स्ट्राडिशन बार्स हैं उसमें जो मेजॉरिटी जो नजर आ रहे हैं, जो टॉक्स हो रही हैं, वो है नवाज शरीफ साहब की हेल्थ कंडीशन। जो हेल्थ कंडीशन जो रिसेंट जो है आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस मौजूद है। कोई रिसेंट जो उन्होंने एक पार्टी को एक स्पीच की है मोर देन एन आवर, तो इसका मतलब है कि उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो इतनी वर्स नहीं है, और वो इस जो पॉइंट को कोर्ट में अपने फेवर में उनको बड़ी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफीक साहब आपके वक्त के लिए। लंदन से क्रिमिनल और एक्सट्रेडिशन लॉ एक्सपर्ट मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर गौर किया गया।
दरपेश हालात के पेश नज़र सियासी हिकमत अमली और मुस्तकबिल के लाएबल पर भी मुशावरत हुई है। इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बल्कि पाकिस्तानी बनकर रहना चाहता हूं। इज्जत की जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद इस इजलास से वर्चुअली खिताब करते हुए, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कोई इंसान का ज़मीर भी होता है। आज तो हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आप अपनों की गुलामी में आ गए हैं। अब इस वक्त के जो मारूजी हालात हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। शहबाज शरीफ कैद में है, जबकि नवाज शरीफ की लंदन से शोला बयानी भी जारी है। उन लीगी क़यादत मजीद गिरफ्तारियों के खदशात का इजहार भी कर रही है। नून लीग की तरफ से जो मजीद गिरफ्तारियां हैं, जो मजीद विक्टिमाइजेशन का जिसको नाम दिया जाता है, विच हंटिंग का नाम दिया जाता है, उसका तासुर भी अपनी जगह पर मौजूद है। नवाज शरीफ पार्टी क़यादत और कारकुनान को हिम्मत और हौसला रखने की नसीहत कर रहे हैं, जबकि खुद मरियम नवाज शरीफ ये बात तस्लीम करती हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात। एक तरफ साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के कायद हिम्मत और हौसला बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज कह रही है कि हर किसी की बस की बात नहीं है। दोनों तरफ क्या तजाद दिखाई देता है, जरा उसकी एक झलक भी देख लीजिए। अगर दिल जरा बड़ा करके थोड़ा वक्त अगर मुश्किल अगर आती भी है, उसको बर्दाश्त करके तो अगर अपना किरदार अगर अदा करेंगे तो इंशाल्लाह इस कौम की तकदीर दिनों में बदल जाएगी। अपने अज़म के अंदर जो है वो मजबूती पैदा करनी है, और अगर हमने ये कर लिया तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हालात तब्दील हो जाएंगे। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब सवाल ये जन्म लेता है कि क्या लीगी क़यादत ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या वो इतने हिम्मत और हौसले के लिए भी तैयार है? नवाज शरीफ पार्टी कारकुनान को तो हिम्मत और हौसला इख्तियार करने की नसीहत कर रहे हैं, मगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर चलने से भी शुकूक और शुबहात में मुब्तला हैं। आज पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब में उन्होंने दबे अल्फाज में इसका इजहार भी किया है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी। जरा उसकी झलक भी आपको दिखाते हैं। हमारा इत्तेहाद जो है उसमें अगर कुछ अभी अपना कुछ अगर ऐसी कोई है अपना जो कि जिनको थोड़ा सा हौसला देने की जरूरत है, वो जरूर देना चाहिए। ये हमारी अपनी पार्टी को भी अपना किरदार खुद भी अदा करना चाहिए। एक तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भरपूर किरदार, एक अपने प्लेटफॉर्म से भरपूर किरदार। यहाँ मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है वहां पर भी कहीं दरारें मौजूद हैं, कुछ शुकूक व शुबहात अपनी जगह पर मौजूद है। सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग की क़यादत हुकूमत मुखालिफ बयानिए को कैसे जारी रख पाएगी। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग की क़यादत की बात है, उसके बाद तमाम तरह ऑपोजिशन और पीडीएम की बात है। नवाज शरीफ का मज़ामती बयानिया किस हद तक मकबूल हो सकेगा? क्या नवाज शरीफ वतन वापस आकर अदालती कार्रवाई का सामना करेंगे? क्या पार्टी कायद का मज़ाहमती बयानिया पार्टी की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है? ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद। तमाम तर सवालात पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सियासतदान चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत हुई और इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उनका कहना है कि मुल्जिम बाहर बैठकर हंस रहा होगा निज़ाम इंसाफ के ऊपर और किस तरह वो धोखा देने में कामयाब हो गए। तो सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि नवाज शरीफ ने इस पर्टिकुलर केस में किसको धोखा दिया और कौन धोखा खा गया है सर? उसने धोखा कौन किया है और कोई एक शख्स तो नहीं है जो धोखे में आया है, और ये उनका कोई नया तरीका नहीं है, पहले भी वो करते रहे। इसी तरह वो गए थे मुशर्रफ के साथ साल का मुआहदा करके और कहते थे कि कोई मुआहदा नहीं है, इसके 5 साल का मुआहदा है। अब वो 10 साल को बता के बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये रवायत सर को पुरानी नहीं है, मतलब ये कोई नई रवायत नहीं है, बल्कि पहले भी ऐसे होता रहा है। और फिर आपको याद होगा कि जब उस वक्त गए थे तो उस वक्त भी एक तहरीक बन रही थी, एक मूवमेंट बन रही थी। सुबह पता चला कि एक मीटिंग हो रही है और उसमें एजेंडा फाइनल होगा और रातों रात पता चलता है कि मियां साहब चले गए हैं और साथ ही साथ उनकी फैमिली जो है वो भी उनके साथ जो है वो शिफ्ट हो गई है। तो एजाज साहब, इसका मतलब ये है कि वहां अगर रवायत कोई नई नहीं है तो जिन्हें बताकर वो जाते हैं, दूसरी तरफ भी जो है ये धोखा कौन खा जाता है सर? मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है। नहीं, धोखा तो खा जाते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम देते हैं ना, एक्सट्रीम। अब जिस तरह इन्होंने लेबोरेटरी की रिपोर्ट किया है वो तो अब बातें निकल रही है, वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तो साफ आ गया है
जो किया है काम। तो इसका मतलब है सर कि फिर मियां साहब खुद तो वापस नहीं आएंगे, क्या हुकूमत मियां साहब को वापस ला सकती है सर इन मारूजी हालात में? हुकूमत नहीं ला सकेगी सर, मियां साहब खुद वापस को ये करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ कोई देखना चाहते हैं कि कोई तहरीक चले, वरना वो बातें जितनी मर्जी करते रहे वहां से भी। आप उससे देख लिया कि शहबाज गिरफ्तार और एक पता नहीं रहा, एक पत्र नहीं निकला, एक लीडर नहीं निकला। इनकी इतनी बड़ी गिरफ्तारी है, एकदम चीज रोड बंद हो जानी चाहिए। टायर चल रहे होते कम से कम, लोग बिगले होते तो किसी ने इनको साथ नहीं दिया। वो 2 दफा गया है एयरपोर्ट पे कितने बंदे, 22-23 बंदे और ज्यादा वर्कर हो गए, ज्यादा से ज्यादा। वहाँ पुलिस नजर आ रही थी शरीफ के। तो इनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। तो लोग इसलिए नहीं बैठे कि हम जब बुलाए और हम चल पड़ेंगे, ये खुद आए, उनके मेहनत करें, पैसा लगते। और सर आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने कुछ ही रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मेरे और मियां साहब के बयानिए का बोझ बर्दाश्त करना हर किसी का काम नहीं है। और आज मियां साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आप लोग हौसला करें, हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, इस वक्त हिम्मत का तकाजा कर रहे हैं वो तमाम पार्टी से। तो आपको लगता है सर कि पार्टी जिसमें ये तासुर है कि मियां साहब खुद तो मजे से लंदन में एवन फील्ड में बैठे हुए हैं, तो वो हिम्मत और हौसला करने के लिए तैयार हो जाएंगे? और फिर मरियम बीबी कहती है बोझ उठाना भी हर किसी का काम नहीं है। देखिए, वो जो उठाना है वो अब कौन सा पॉलिटिकल वर्कर है जो ऐसी रैली में जाएगा यहाँ के मेजबान ने और उसके तमाम वर्करों ने पत्थर उठाए हुए हो और पत्थर मार रहे हैं, चलाने शुरू कर दिए। इन्होंने जो तशद्दुद का आंसर ये पत्थर ला के जो किया है, कारों में भर भर के और डालों में भर भर के, इससे बड़ा नुकसान पॉलिटिकल कल्चर को होता है। क्योंकि हमारा वर्कर जो है वो बेसिकली अदम तशद्दुद में बिलीव करता है, वो पुरअमन रैली में बिलीव करता है। हमने सैकड़ों जुलूस में निकाले किए हैं, पीपल्स पार्टी के किए हैं, MRD की तहरीक के किए हैं, उकला की तहरीक के किए हैं, फिर पीपल्स पार्टी के किए हैं और उनमें गए हैं, सर भी फंसे हैं, लाठियां भी लगी हैं पुलिस की, लेकिन पत्थर वत्थर नहीं उठाया। अगर पत्थर उठा लिए, इतने बड़े बड़े पत्थर, तेल के पत्थर, वो आप मारने शुरू कर दें तो फिर तो अगली दफा कोई नहीं आएगा इनके कहने से। वो सर फड़वाने जा रहे हैं अपने कौम पे। तो सर फिर इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या होगा सर? सर ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, अगर इस पे पब्लिक नहीं निकलेगी, इवन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वही बदजन दिखाई दे रहे हैं, अगर यही सूरत हाल रहेगी तो फिर आप इसका नतीजा क्या देख रहे हैं सर? लीडर एक निकला शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे, किसी ने नारा लगाया, किसी ने बयान दिया। एक मेरा ख्याल है वो है सिर्फ इनके साथ खड़ा शाहिद खाकान अब्बासी। तो शाहिद खाकान अब्बासी को भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो इनका बड़ा एहसान है उस पर यकीनन। और वो एक खड़ा है और कोई नहीं खड़ा, लीडर कोई नहीं बाहर निकला शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे। और शहबाज शरीफ जब नवाज शरीफ गिरफ्तारी देने आया था तो एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचा था। ये आपस में भी कोई इतने इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो नवाज शरीफ ने नामजद कर दिया था शहबाज शरीफ को वजीर आजम, नामजद करके खुद शाहिद खाकान को बना दिया, उससे पीछे हट गया। तो ये मामला जो है ये इनके तो दिगरगू है। पंजाब से जलसा शुरू नहीं कर सकते, तहरीक तो इनको शुरू करनी चाहिए थी। अगर ये कोई इनको खुद एतमाद होता पंजाब के लोगों पे, तो वो पंजाब में भी, लाहौर शहर में आपके साथ 20-30 हो, 40 हो, और आप सदर हो या आप मरियम हो, तो बहुत इनकी
इनको बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है सर कि पहले जलसे का जो मुकाम है उसका तयन कोयटा में किया जाता है, ये भी दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर जब मियां साहब और मरियम बीबी के बयानिए का बोझ खुद पार्टी वर्कर नहीं उठा सकते, पार्टी के लोग नहीं उठा सकते, तो फिर जो दीगर ऑपोजिशन की इत्तेहादी जमातें, वो पीपल्स पार्टी है, वो JUI है, या दीगर जो 11 छोटी बड़ी जमातें, वो कहाँ उठाएंगी सर? नहीं उठाने को तो हम जो मुल्क की बेहतरी के लिए मामला हुआ उसके लिए हम हर कुछ करने को पीपल्स पार्टी वाले तैयार हैं, पर हमें भी रिजर्वेशन है, ये इस तरह तो नहीं कर सकते। हमारा वर्कर भी घबराया होगा कि पत्थर लेके आते हैं, वो इतने मोटे मोटे पत्थर थे, ये तो पत्थर मारने को तैयार है। हम जाते हैं जलसे पे, जुलूस पे, नारे लगाने से, झंडे उठाने के लिए, ये पत्थर मारना शुरू कर देंगे। एक नया आंसर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, और वर्कर इनके साथ निकला नहीं है। और शहर हो और आपके पास 30 बंदे, 40 बंदे और टीवी हो आपने, और आए ये कोई इनके लिए बहुत परेशानी का मामला है। अच्छा सर, एक और मामला है कि मियां साहब अपनी हर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक नए इंकशाफ कर देते हैं, एक नए रुख से पर्दा उठाते हैं। आज वो कह रहे हैं कि जब PTI का धरना जारी था 126 रोज का, तो उस दौरान भी एक कॉल आई थी और उस कॉल में ये कहा गया था कि आप स्टेप डाउन कर दें, आप इस्तीफा दे दें। वो कहते मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने सब्र किया, मैंने हौसला किया, बड़ी हिम्मत से अपने वक्त गुजारा है। तो उस वक्त जो सब्र किया था, यानी इसका मतलब ये कि उस वक्त आपने मसलहत कोशी का दामन थामने रखा, तो आज क्या वजह है कि वो तमाम तर बातें जो उस वक्त छुपाई गई आज वो पब्लिक कर रहा है? वो मियां साहब को ख्वाब आते हैं और वो नए नए हकायक बनाना शुरू कर देते हैं, तो इन पे कोई इनके बयानात पे नहीं जाना चाहिए। एक बयान आज दिया होता है, कल दूसरा बयान होता है, कभी घसीटेंगे, कभी पाँव पकड़ेंगे, हर चीज इनके लिए मुमकिन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जमहूरियत की बात करने वाली पार्टीज जो डेमोक्रेसी का नारा लगाती हैं, उन पार्टीज के अपने अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इख्तिलाफ राय किसी भी जमहूरी माशरे का हुस्न हुआ करता है, लेकिन पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय रखने वालों को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के नाम पर तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उनके सियासी करियर को निशाना बनाया जाता है, जबकि अक्सर औकात उनकी सियासत को भी दफना दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की हुक्मरान जमात है, जहां इख्तिलाफ राय रखने वाले पार्टी के बानी अरकान को भी माफ नहीं किया जाता है। अकबर एस बाबर, जस्टिस वजीउद्दीन और जावेद हाशमी जैसे सियासतदानों को पार्टी से निकाल बाहर किया गया। अब इसी इख्तिलाफ राय का निशाना बने हैं सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर, सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिन्होंने सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। फिरदौस शमीम नकवी की एक मीडिया टॉक गुज़श्ता हफ्ते वायरल हो गई थी, जिसपे वो तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उन्हें आड़े हाथों लिया, तो वो माफी मांगने पर मजबूर हो गए। ये वीडियो क्या थी, इसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे थे, जिस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत बरहम हुई है। जरा वो आपको दिखाते हैं। भाई डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूँ। आई एम नॉट कंसर्न PTI की गवर्नमेंट हो, PMLN की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और जिन्हें वो सुनवाना चाह रहे थे, जब उन्होंने सुना तो उस पर कार्रवाई का सामना फिरदौस शमीम नकवी साहब को करना पड़ रहा है। इस वक्त वो हॉट वाटर्स में है। फिरदौस शमीम नकवी ने बार बार माफी तलब की, मगर ये माफी उनके काम नहीं आ सकी। 2 दिन तक इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस के चक्कर काटते रहे, मगर इमरान खान से मुलाकात हुई ना, दीगर क़यादत ने उनको लिफ्ट कराई, क्योंकि नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर उन्होंने ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे डाला है। यानी उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। ये मामला सिर्फ PTI तक महदूद नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून ने भी कई पार्टी रहनुमाओं को इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया। उनके सियासी सफर पर इसी तरह से जो है वो एक कदगन लगाया गया। उस सियासी सफर के ऊपर जो है वो एक चेक रखा गया। चौधरी निसार अली खान, जो कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते थे, पार्टी की आदत से उनकी दूरी की बुनियाद भी इख्तिलाफ राय थी। इन दिनों पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, जो पार्टी की क़यादत के बयानिए से इख्तिलाफ रखते हैं या जो अपने हल्के की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ वफाहमाना रवैया रखे हुए हैं।
इन मेंबरान के खिलाफ भी पार्टी क़यादत सरगर्म है और उन्हें पार्टी से निकाले जाने की धमकियां दी जा रही हैं, इंदिया दिया जा रहा है। जलील शरकपुरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो किस तरह इसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। जी, मियां साहब की तकरीर से हमारा दिल दुखा है, साहब हमारा दिल दुखा है। हमारे कायद से ऐसी कमजोर बात नहीं होनी चाहिए थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में जमहूरियत की दावेदार सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं है? यानी जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो खुद डेमोक्रेसी पर कितने अमल पैरा है, इसकी झलक आपके सामने है। क्या सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफ राय पर पाबंदी है? क्या पार्टी क़यादत इख्तलाफी आवाज़ों का खात्मा करके आमिराना रविश इख्तियार किए हुए है? क्या पार्टी क़यादत का ये रवैया मौरूसी सियासत के फ़रोग़ का बाइस बन रहा है? ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं जो सोचने की बात है, और ये सोचना है पार्टी क़यादत को, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी के दावेदारों को। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या आटा मजीद महंगा होने जा रहा है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तानी कौम इस वक्त जिस लफ्ज से शदीद घबराहट का शिकार हो जाती है वो लफ्ज है वजीर आजम का नोटिस, क्योंकि जिस बहरान और मसले का वजीर आजम ने नोटिस लिया उसका खुमियाजा अल्टीमेटली आवाम को भुगतना पड़ा। वजीर आजम ने पेट्रोल बहरान का नोटिस लिया, आवाम महंगे दामों तेल खरीदने पर मजबूर हुए। वजीर आजम की शुगर मिल्स को ललकार के असरात आवाम आज तक भुगत रही है। वजीर आजम ने गंदम बहरान का नोटिस लिया तो आज तक आटे की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आ सका है, और अब सूरत हाल ये है कि मुल्क 30 लाख टन गंदम की कमी का शिकार है और अगले 2 माह के दौरान मुल्क में आटे की शदीद किल्लत पैदा होने का खदशा है। हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत तय ना होने और दरामदी पॉलिसी पर अमल दरामद ना होने के बायस निजी शोबे ने ताहाल सिर्फ 3 लाख टन गंदम दरामद की है। गंदम की कमी की वजूहात क्या हैं? आटे की कीमतों में इस्तेहकाम क्यों नहीं आ पा रहा है? फ्लोर मिल्स हुकूमती रवैये से परेशान क्यों हैं? इन तमाम तर सवाल जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त के लिए। हम 12 अपने प्रोग्राम के अंदर जिक्र कर चुके हैं कि हालिया साल में गुज़श्ता साल की निस्बत जो कैरी फॉरवर्ड है गंदम का वो कम है, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज तो थी और यही वजह है कि फैसला किया गया कि गंदम इंपोर्ट की जाएगी। अब वो मुल्क जहां पर गंदम की फरावानी होनी चाहिए उसने फैसला किया कि गंदम इंपोर्ट की जाए, और जब इंपोर्ट करने का फैसला भी हो गया फिर भी अब ये तवक्को की जा रही है, मुतवक्के है कि दिसंबर तक गंदम का बहरान फिर से सर उठा लेगा। तो आसिफ रजा साहब क्या मामला है? ये पुअर प्लानिंग है, मिसमैनेजमेंट है, या कोई और वजह है सर? देखिए भाई, अभी आपने खुद कहा कि ये फैसला किया गया है कि गंदम की इंपोर्ट की जाए, लेकिन फैसले के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। दैट मीन्स कि गंदम की इंपोर्ट के ऑर्डर्स रिप्लेस करें। 15 लाख टन का फैसला किया गया है कि गंदम मंगवाई जाएगी, लेकिन टिल दिस टाइम 3 लाख टन का सिर्फ ऑर्डर दिया गया है, या जो टेंडर है वो एक्सेप्ट किया गया है। अगर मुल्क में 15 लाख टन गंदम पब्लिक सेक्टर में और 15 लाख टन प्राइवेट सेक्टर में आती है तो हम पिछले साल के फिगर को मैच करेंगे जो 2 करोड़ 80 लाख टन थी। आप ये देखिए कि पिछले साल 2 करोड़ 40 लाख टन की क्रॉप साइज़ था और 40 लाख टन कैरी फॉरवर्ड था। अच्छा, अब ये टोटल बन गया 2 करोड़ 80 लाख टन। इस दफ़ा कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 2.5 लाख टन था, और 2.5 लाख टन के साथ आपका क्रॉप साइज़ स्पार्को के आदाद शुमार के मुताबिक 2 करोड़ 45 लाख है। अगर हम उसको सही तस्वर कर लेते हैं कि है ऐसा ही है, तो इसका मतलब है आपके पास 2 करोड़ 47 लाख 50 हज़ार है। दैट मीन्स देयर इज़ अ डेफिसिट ऑफ 32.5 लाख टन। लेकिन चूँकि हमारी कंजम्पशन जो हुई थी पिछले साल वो 2 करोड़ 75 लाख टन थी, तो इस तरह 27.5 लाख टन का ओवरऑल एक गैप है, लेकिन 30 लाख टन हमारे पास होनी चाहिए। सर देखिए 27.5 लाख टन का डेफिसिट है जो आप बता रहे हैं, और 15 लाख टन इंपोर्ट करने का फैसला किया गया। 3 लाख टन का टेंडर अप्रूव किया जाता है, यानी वहां पर भी जो टेंडर की अप्रूवल है वो रिमेनिंग 12 लाख टन की नहीं है। पहले 15 का हुआ, 3 का टेंडर अप्रूव होता है, बाकी जो 13 लाख है 12 लाख है उसकी अप्रूवल भी नहीं है। इसकी क्या बुनियादी वजह है? ये टेंडर्स क्यों नहीं हो रहे बर वक्त, और हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि दिसंबर आ जाए और फिर शॉर्टेज आ जाए और फिर हम फैसला करें कि क्या करना है? देखिए, मैं इसीलिए बारहा आप के तवस्सुत से डायरेक्टली हम ये कन्वे कर रहे हैं टू गवर्नमेंट के देखें प्राइवेट सेक्टर अपना किरदार अदा कर रहा है। अब तक 11 लाख टन का प्राइवेट सेक्टर में ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जो फरवरी के एंड तक हमारे पास पाकिस्तान में एंटर हो जाएगी गंदम। लेकिन पंजाब की क्रॉप आती है अप्रैल में और सिंध की आती है मार्च में।
अगर हम इसको देखें तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो फरवरी के बाद मार्च में इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का रेट ज़्यादा है। आज तो उसकी कंजम्पशन हो सकती है, कल नहीं होगी। लेकिन जो क्वेश्चन आपका है कि 3 लाख टन की अभी तक हुए हैं, बाकी क्यों नहीं हुए, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे ही हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ये टेंडर्स ना हो। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस चूँकि ऊपर जा चुकी हैं, तो ये ना हो कि जो टेंडर्स आए उनको पहले की तरह रिजेक्ट कर दिया जाए। कि अगर टेंडर देर से होगा या जल्द हो जाता है, आप टेंडर करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस मौजूद हैं उसके मुताबिक आप गंदम उठाएंगे, तो एक कॉमनर के लिए जो बड़ी सोचने की बात है और अचंभे की बात यह है कि गंदम की प्राइस बढ़ेगी ज़्यादा कीमत के ऊपर। ऑब्वियसली जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं है, क्रॉप भी आपकी मार्च अप्रैल में आनी है, एक तो कीमत उसकी ज़्यादा होगी और फिर इसके इंप्लीकेशंस ये कि आटे की कीमत क्या देख रहे हैं फिर आप आसिम रज़ा साहब? भाई आटे की कीमत पे इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो गवर्नमेंट हमें इस टाइम पे 1475 की गंदम इजरा कर रही है पंजाब के अंदर, इसकी जो प्राइसेस हैं वो 837 एक्स और 860 रिटेल हैं। अगर गवर्नमेंट हमें इसी रेट पे इशू करती है तो आटे की प्राइस 860 से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन एक थैले को ख़रीदने वाले 2 लोग होंगे। वहाँ पे जो एक ख़राबी का अंदेशा होगा उसको कैसे कवर अप किया जाएगा, जो मार्केट में शॉर्टेज होगी, तो वहाँ पे फिर ब्लैक मार्केटिंग मार्केट में जाके होगी। हमें तो जो दिया जाएगा हम आगे दे देंगे, लेकिन अगले एंड पे जाके उसको कवर करने के लिए आपको उतनी सप्लाई देनी है जितनी मार्केट की डिमांड है, या जितनी आपने पिछले साल दी है। पिछले साल प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास गंदम थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है, उतनी सप्लाई नहीं हो रही, फिर ब्लैक मार्केटर्स जो हैं उनको सर उठाने का मौका मिलेगा और फिर हम सर पटक के रह जाएंगे कि एक और माफिया सर उठा रहा है और उसको हम नुकेल डालने में नाकाम दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब आपका। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमरीकी सदारती उम्मीदवारों का टाकरा जारी है। पहला टाकरा हुआ है जिसमें 5 अहम बातें सामने आई हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के टाकरे की 5 अहम बातें आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अमरीकी सदर ट्रंप और जो बाइडेन के माबैन जो पहला फॉर्मल टाकरा हुआ है उसमें 5 अहम बातें सामने आई हैं और वो 5 अहम बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बाइडेन का सामना सदारती मुबाहिसे में हुआ और ये सदारती मुबाहिसा 1.5 घंटे तक जारी रहा। इसमें चीन के साथ उनके मामलात समेत दीगर 5 अहम उमूर पर बात हुई है। दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहला टाकरा चीन के साथ ताल्लुकात के महाज पर हुआ, यानी पहला जो अहम नुक्ता था वो चीन के साथ ताल्लुकात थे। बाइडेन ने चीन के साथ ट्रंप के तिजारती मुआहदे पर तनकीद करते हुए कहा कि इससे तिजारती खसारा कम नहीं हुआ जैसा कि सदर ने वादा किया था। वो इन तिजारती सौदों के बारे में बात करते हैं, वो इस मुआहदे के फन के बारे में बात करते हैं। हम अब इससे पहले के मुकाबले में चीन के साथ ज्यादा खसारा रखते हैं। ट्रंप ने पलटकर जवाब दिया कि चाइना ने आपका लंच खाया है और बाइडेन के बेटे हंटर के चीन, रूस और यूक्रेन में होने वाले मामलात की तरफ इशारा भी उन्होंने किया कि वहां पर उनके बेटे के ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने बार बार चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम भी लगाया और कहा कि ये चीन की गलती है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि बाइडेन कोरोना वायरस के इब्तदाई दिनों में चीन पर उनके सफरी पाबंदी के मुखालिफ थे, यानी वो मुखालिफत कर रहे थे। दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान दूसरी बहस, जो दूसरा अहम नुक्ता था, वो मईशत के मामले पर हुआ। ट्रंप का कहना था कि सब कुछ अच्छा था इससे पहले कि जब चीनी ताउन ने अमेरिका को निशाना बनाया, यानी इससे पहले कि चीनी कोरोना वायरस आता सब कुछ ठीक चल रहा था। वो तारीखी माशी रन की सदारत कर रहे थे। ट्रंप ने ओबामा इंतजामिया के बारे में कहा कि जिसके तहत बाइडेन ने नायब सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी हैं, वो 7 लाख मुलाजमतें वापस लाए हैं, जबकि साबिका इंतजामिया ने कुछ भी वापस नहीं किया। बाइडेन ने इस्तदलाल किया कि ट्रंप को अच्छी मईशत विरासत में मिली है। उनका मजीद कहना था कि उनका माशी मंसूबा इजाफी 1 ट्रिलियन माशी नमू पैदा करेगा और क्योंकि ये अमेरिकन खरीद के बारे में होगा, इस हवाले से जो अमेरिकन इकॉनमी है वो फले फूलेगी। ट्रंप और जो बाइडेन ने इंतखाबी इस्लाहात पर बहस की। ट्रंप ने इंतखाबात के नताइज पर शुबहात का इजहार किया, खासतौर पर मेल इन बैलेट्स के हवाले से जो पहले ही कबूल किए जा रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि शायद हम महीनों तक नहीं जानते होंगे कि इंतखाबात का नतीजा क्या निकलेगा, यानी इस हवाले से जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर शुकूक व शुबहात ट्रंप को हैं। इस हवाले से जो मॉडरेटर थे वहां पर क्रिस वेल्स ने पूछा कि क्या वो वादा करेंगे कि वो फतह का हम दावा नहीं करेंगे, जबकि अभी वोटों की गिनती की जा रही है। बाइडेन ने हाँ में जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, जबकि ट्रंप ने ऐसा कहने से इनकार कर दिया, यानी फतह का दावा वो कर भी सकते हैं। दोनों सदारती उम्मीदवार, उनके दरमियान चौथी अहम बहस
महसूलात के मामले पर थी, टैक्स रिटर्न्स के हवाले से थी। ट्रंप जो गुज़श्ता दिनों टैक्स नादहिंदगी के मामले पर तनकीद की जद में रहे हैं, उनका कहना था कि लाखों डॉलर्स जिस पर बाइडेन ने कहा कि अपने रिटर्न्स दिखाएं। उन्होंने लाखों डॉलर्स की बात की, अरबपति होने का दावा वो पहले ही करते हैं। बाइडेन ने कहा कि रिटर्न्स दिखाएं। ट्रंप जिनका ये दावा है कि उनके अकाउंट्स जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की ज़ेरे निगरानी है, उन्होंने जवाब दिया कि जैसे ये मामला खत्म होगा आप उन्हें देखेंगे। उन्होंने मजीद दावा किया कि वो सियासतदान होने से पहले प्रॉपर्टी डेवलपर थे, इस हवाले से रियल एस्टेट का बिजनेस करते और कोई टैक्स अदा नहीं करना चाहते थे। तब उन्होंने गौर किया कि बाइडेन ने टैक्स के कवानीन बनाए हैं जिसका उन्होंने फायदा उठाया। इस हवाले से भी ये इल्जाम उन्होंने बाइडेन के ऊपर धर दिया। ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बहस का पांचवा मौजू बुरे अलकाबात का इस्तेमाल था। बाइडेन ने ट्रंप से कहा कि क्या आप अपना मुंह बंद करेंगे, ये एक सख्त जुमला था। साथ ही बोले कि इस मसखरे के साथ कोई बात करना मुश्किल है। ट्रंप ने बाइडेन के बेटे हंटर को निशाना बनाया, जिसे मनशियात के इस्तेमाल के लिए अमेरिकी बहरिया से फारिग किया गया था और यूक्रेन एनर्जी कंपनी के बोर्ड में मुतल्लिक काबिलियत ना होने के बावजूद उसे तनख्वाहदार मनसब भी दिया गया था। जब इस हवाले से हेलिस ने पूछा कि वोटर आपको सदर क्यों मुंतखब करें, तब बाइडेन ने ट्रंप पर तनकीद करने के लिए इस बात का रुख मोड़ दिया और उन्होंने कहा कि ये प्यूटन का पपी है। सदर ट्रंप ने बाइडेन के तालीमी रिकॉर्ड पर तनकीद की और कहा कि क्या आपने स्मार्ट अल्फाज का इस्तेमाल किया है? आप अपनी क्लास में शायद सबसे कम या फिर कम तरीन फारिग तहसील हुए हैं। मेरे साथ दोबारा ये स्मार्ट लफ्ज इस्तेमाल ना करें। यानी इस हवाले से एक सख्ती आ गई इस टाकरे में। बाइडेन ने कहा कि ये वो सदर है कि जिन्होंने नस्ल परस्ताना तकसीम पैदा करने की कोशिश के लिए हर चीज को कुत्ते की सीटी की तरह इस्तेमाल किया है। अब ये अहम मामला था, ये अहम 5 नुकात थे जो ट्रंप और बाइडेन की हीटेड डिबेट के अंदर डिस्कस हुए हैं। लेकिन एक और अहम मामला भी है जिसका तज़किरा आज करना बहुत जरूरी है। ये मामला नरेंद्र मोदी के भारत में इंसाफ के कत्लेआम का मामला है। गुज़श्ता रोज मोदी हुकूमत के रवैयों के बायस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने दफातर भारत में बंद करने का ऐलान किया था। भारत भर में ये दफातर बंद किए गए, जबकि आज लखनऊ की अदालत ने 28 साल से जारी बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी के मुकदमे यानी बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला सुना दिया है। फैसले में मुकदमे में मुलव्विस तमाम 32 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। 6 दिसंबर 1992 में इंतहा पसंदाना क़यादत लाल कृष्ण अडवाणी, इसी तरह से मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और इसी तरह से जो उमा भारती हैं, उन्होंने एहतियार की तकरीर के बाद एक हंगामा खेज दिन में तब्दील किया था इस दिन को। इस दिन इंतहा पसंद क़यादत एक बड़ा गिरोह जो 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए रथ लेकर निकला था। लाखों अफराद ने बराह रास्त ये मंजर देखा था, अपनी आंखों से देखा था। टीवी चैनल्स पर ये फुटेजेस नशर की गई थी, ये फुटेजेस चलाई गई थी, लेकिन शायद ये आंखों देखा जो हाल है, आंखों पर मुनसिफ ने तासुब की पट्टी बांधकर मुजरिमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। क्वटल हो गया है इन सब का। ये मुकदमा 28 साल तक चला है। इस केस के 850 गवाहान थे, हजारों तस्वीर थी, वीडियो टेप्स मौजूद थी। मुकदमे का हिस्सा इन्हें बनाया गया, 49 अफराद को मरकजी मुल्जिम भी करार दिया गया। लेकिन आज अदालत ने कहा कि यह तमाम मामला अचानक हुआ है। वीडियो और तस्वीरी सबूत केस का हिस्सा नहीं बनाए जा सकते, इसलिए किसी को भी मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। यह है नरेंद्र मोदी का भारत, जहां इंतहा पसंदी का राज है। पार्लियामान, इंतजामिया और अदलिया इंतहा पसंदों के हाथों में खेल रहे हैं। इस वक्त भारत आम आदमी के रहने के काबिल नहीं रहा है। मजहबी अक़लियतें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान हैं। ज़रूरत सब्र की है कि आलमी बरादरी भारत के इस इंतहा पसंद चेहरे और उसके इस इंतहा पसंदाना चेहरे से नकाब उतारे ताकि मामलात कुछ सहल पसंद हो सके। याद ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह।